Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of December 2022. तो गाइज आज है तारीख 2 दिसंबर 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, मणिपुर को काफ़ी न्यूज़ में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस अस्त्रधारिणी दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। आईएनएस अस्त्रधारिणी के बारे में आपसे पूछा गया है। इन चारों ऑप्शन को देखते हुए बताना है कि आखिरकार आईएनएस अस्त्रधारिणी है क्या। ऑप्शन ए एक एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है, ऑप्शन बी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ऑप्शन सी टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो थंबनेल में मेंशन किया गया पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो आने वाले समय पर थोड़े से कम हो सकते हैं। लगभग कितने कम हो सकते हैं, तो बताया जा रहा है कि 14 रुपये से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो हम लोग देख पाएंगे गिरते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा क्या है, इसके पीछे का रीज़न वो भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि लगातार इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ढेर सारे आर्टिकल्स कवर करे गए हैं। आप हिंदी में भी आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं। 14 रुपये तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। उसके बाद में आप देखोगे और भी आर्टिकल्स हैं। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ इंग्लिश में आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, 19 घंटे पहले के, 20 घंटे पहले के, 21 घंटे पहले के। तो ये सभी जो आर्टिकल्स हैं वो लगातार यहाँ पर कवर कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। अच्छा, अब बात ये आती है ऐसा क्यों होगा, मतलब क्यों होंगे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम। इसके पीछे का रीज़न है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कच्चा तेल होता है, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, इसके दाम कम हो रहे हैं। कच्चे तेल के जो दाम हैं वो पिछले कुछ समय पर लगातार कम हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 14 रुपये तक कमी आ सकती है पेट्रोल डीजल के दामों के अंदर में। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो जो कच्चा तेल है ना, इस कच्चे तेल का प्राइसेस देखोगे तो अभी के समय पर ये $81 से नीचे आ चुका है, $81 से नीचे आ चुका है। इनफैक्ट जो अमेरिका वाला क्रूड है ना, अमेरिका भी यहाँ पे क्रूड बेचता है, तो उसका वाला जो एक कच्चा तेल है वो $74 यानी कि $74 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। $74 प्रति बैरल के हिसाब से चल रहा है, जो कि एक समय पर 80 से भी ऊपर हुआ करता था। तो अभी के समय पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दाम गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय पर इंडिया के अंदर भी जो प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल के वो कम हो जाएं। इसके पीछे का एक और मेजर रीज़न बताया जा रहा है। वो रीज़न क्या है कि मार्केट में भले ही रशिया के ऊपर ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो रशिया है वो लगातार यहाँ पर तेल का व्यापार कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिलकर ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिए। तो वो लोग सोच रहे थे कि अब रशिया व्यापार करेगा नहीं, रशिया का तेल बिकेगा नहीं इंटरनेशनल मार्केट में, तो यहाँ पे हमारे जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सोची जा रही थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इतने सारे सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी आप देखो, चाहे इंडिया के सामने, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडिया ने अभी भी ढेर सारा तेल परचेज़ किया है, चाहे कितना ही सैंक्शन हो, हमने तेल को लगातार परचेज़ किया है, तो रशिया मार्केट में बना रहा, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर ये जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से डाउन होते हुए आपको दिख रहे होंगे। देन उसके बाद में एक और चीज़ बताई जा रही है कि जितनी भी ये ऑयल कंपनी है ना, इनकी
हालात जो हैं अब काफ़ी सुधर चुके हैं। कोरोना के समय पर इन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की हालत काफ़ी ख़राब हो गए थे, आपको याद होगा, क्योंकि कोरोना के समय पर कोई भी यहाँ पर डिमांड थी नहीं पेट्रोल की, सभी जगह पर लॉकडाउन था, तो दुनिया भर की कंट्रीज़ ने तेल को परचेज़ करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इन्होंने यहाँ पर उस नुकसान को पूरा भरपाई करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर दाम रखे, जिसके बेसिस पर आप देखोगे पिछले कुछ समय पर इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कच्चे तेल इनके दाम काफ़ी ज़्यादा थे, और अभी यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जब इंटरनेशनल लेवल से ही यहाँ पर ज़्यादा प्राइसेस के अंदर आएगा तो इंडिया में थोड़ा सा और ज़्यादा महंगा ही बिकेगा। लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी सुधर चुकी है, क्योंकि जो ऑयल कंपनियों को घाटा हो रहा था ना, वो घाटा अब ख़त्म हो चुका है। ऐसा हमारे खुद जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी सिंह, इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में बताया। हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने मेंशन किया है कि देखो अब यहाँ पर ऑयल कंपनियों का घाटा जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, तो अब यहाँ पर उनको फ़ायदा ही हो रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे अब आने वाले समय पर पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई, तो ये आपने चीज़ें देख ली हैं। बाकी अब मैं कुछ अलग से आपको दो चार बातें बता देता हूँ, जैसे कि आपको इसके बारे में पता ही होगा कि मेजरली अगर हम बात करें तो चार चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम निर्भर करते हैं। वो चार चीज़ें क्या क्या हैं? नंबर 1 पॉइंट, कच्चे तेल की कीमत, है ना। इंटरनेशनल लेवल पर जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, उसके दाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये सारे के सारे प्राइसेस। अब ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल लेवल पर दाम घट जाएंगे तो इंडिया के अंदर हम लोग वो जो तेल परचेज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सस्ता आएगा, तो इंडिया के अंदर भी प्राइसेस कम हो जाएंगे। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर ही वो प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इंडिया के अंदर भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ तो इसके ऊपर यहाँ पे सबसे बड़ी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पर होता है रुपए के मुकाबले में जो अमेरिका का डॉलर है उसकी कीमत, यानी कि जो रुपी है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किस बेसिस पर चल रहा है, ये बात के ऊपर भी जो पेट्रोल डीजल है इसके दाम थोड़े से निर्भर करते हैं, आप ऐसा देख सकते हो। उसके बाद में देश में हमारे फ्यूल की डिमांड कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ये सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस कच्चे तेल के ऊपर टैक्स लगाते हैं। आपको पता होगा कि जो आप पेट्रोल ले आ रहे हो, है ना, पेट्रोल आप अपनी व्हीकल के अंदर डलवा रहे हो, जिसके बेसिस पर आप मतलब व्हीकल से ट्रैवल करते हो इधर उधर, लेकिन जो वो पेट्रोल आपको मिल रहा है, जो आप पेट्रोल परचेज कर रहे हो, उसके ऊपर ढेर सारा टैक्स लगता है। यहाँ पे इसके ऊपर केंद्र सरकार अलग से टैक्स ले रही है और राज्य सरकार अलग से टैक्स ले रही है। तो यहाँ पे ये जो टैक्स वसूल रहे हैं ना, इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस डिपेंड करते हैं। ये टैक्स ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है दाम बढ़ जाएंगे, टैक्स कम होगा तो दाम कम हो जाएंगे। तो ये चार मेजर चीज़ हैं। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया ढेर सारा कच्चा तेल परचेज़ करता है, इम्पोर्ट करता है। तो कितना परचेज़ करता है? लगभग इंडिया के अंदर जितने भी कच्चे तेल की ज़रूरत है उसका 85%, 85% जो तेल है वो हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं। ये बात अपने पास में नोट डाउन करके रख सकते हो। अब एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूँगा, वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब भी हम लोग कच्चे तेल के प्राइसेस की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे बैरल का हिसाब चलता है, बैरल का, एक बैरल के दाम इतने हैं, एक बैरल के दाम इतने हैं, इस प्रकार से यहाँ पे दाम चलता है। तो एक बैरल के अंदर आखिर कितना लीटर होता है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उस नंबर को लिख दो। हमने थोड़े दिनों पहले पढ़ा भी था, और ये जो सवाल है ये यूपीएससी का ही है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो ये पहले ही सवाल पूछा गया, मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। फटाफट यहाँ पर वो नंबर नीचे कॉमेंट सेक्शन में सभी को लिखना है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देखो आज के न्यूज़पेपर में एक पूरा अलग से पेज जो है ना वो डेडिकेट करा गया है टर्टल्स को। अब वो जो टर्टल्स हैं यहाँ पर बेसिकली दो टर्टल के बारे में चर्चा की जा रही है, दो प्रकार के जो टर्टल हैं उनके बारे में। नंबर 1 टर्टल कौन सा है? वो है, मैं आपको बता देता हूँ जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला वाला है रेड क्राउन रूफ टर्टल, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। और दूसरा वाला जो टर्टल है वो है लेफ्ट सॉफ्ट शेल टर्टल। तो रेड क्राउन रूफ टर्टल तो आपको ये वाला देखने को मिलेगा, और दूसरा वाला जो टर्टल है वो आपको इस वाले पिक्चर में देखने को मिलेगा। इसका जो शेल है ना वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसकी वजह से इसको हम लोग लेफ्ट सॉफ्ट शेल टर्टल के नाम से जानते हैं। तो ये दो टर्टल्स के बारे में आपने पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिसेंटली भी न्यूज़ में थे, ये वापस से न्यूज़ में आ चुके हैं। न्यूज़ में इसलिए आ चुके हैं क्योंकि अभी 27 नवंबर तारीख निकली है। 27 नवंबर को वेस्ट बंगाल की पुलिस ने लगभग 270 जो किलोग्राम के आसपास जो इनका ऊपर का कवर होता है ना वो यहाँ पर सीज़ किया, वो भी जब्त किया है। क्योंकि इनका जो एक थिन सी लेयर मिलती है इनके ऊपर, ये वाली जो लेयर इसका व्यापार होता है, क्योंकि उस लेयर का इस्तेमाल होता है अलग अलग चीज़ों के अंदर, चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर और भी अलग अलग चीज़ों के अंदर यूज़ होता है। तो अभी आप इमेजिन कर सकते हो 270 किलोग्राम यहाँ पर जो स्मगलिंग हो रही थी, इतनी स्मगलिंग को यहाँ पर पकड़ा गया, इसको यहाँ पर सीज़ किया गया। तो इस वजह से यहाँ पर ये दोनों टर्टल्स की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो समझते हैं रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में और साथ ही साथ में यहाँ पर लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में।
तो ऑब्वियसली देखो, जब भी कोई जानवर न्यूज़ में होता है तो उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, मतलब कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उसका साइंटिफिक नेम और उसका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है जिसको हम लोग IUCN वगैरह बोलते हैं। तो आप इन चीज़ों के बारे में ज़रूर से ध्यान रखा करो। ये चीज़ आपको डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प करेंगी, मतलब डायरेक्ट आता है सवाल यहाँ से। तो ये कुछ चीज़ें तो आपकी डायरेक्टली तैयार हो जाती हैं। तो ये आर्टिकल आपको एग्जाम में कहाँ पे हेल्प करेगा, GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो दोनों ही टर्टल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया ने अभी रिसेंटली यहाँ पे क्या किया कि रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में चर्चा करी थी। क्या चर्चा करी थी कि रिसेंटली आपको पता होगा पनामा के अंदर एक मीटिंग चली थी। किसकी मीटिंग थी? वो साइट्स की मीटिंग थी। साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो भी हमारी ऐसी स्पीशीज़ जो कि एंडेंजर्ड हैं, काफ़ी खतरे में हैं, चाहे वो प्लांट्स की स्पीशीज़ हो, है ना, या फिर आप कह सकते हो एनिमल्स की स्पीशीज़ हो, यानी पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां हों या फिर वो जानवरों की अलग अलग प्रजातियां हों, अगर वो खतरे में हैं तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये पूरा का पूरा साइट्स। तो इनकी यहाँ पर एक मीटिंग होती है। इस साइट्स को बेसिकली बनाया गया है अलग अलग कंट्रीज़ ने मिलकर, अग्रीमेंट करके इसको बनाया था। तो हुआ क्या, यहाँ पर इसकी मीटिंग होती है, हर 2-3 साल में एक मीटिंग देखने को मिलती है। तो अब की बार साल 2022 में पनामा के अंदर इसकी 19वीं मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के दौरान डिस्कशन किया जा रहा था कि जो जो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स खतरे में हैं उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, कैसे उनकी सुरक्षा की जाए। इसमें क्या होता है, भारत ने एक प्रपोजल दिया। भारत ने बोला कि हमें रेड क्राउन रूफ टर्टल को भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए, रेड क्राउन रूफ टर्टल की भी सुरक्षा करनी चाहिए। ये भारत ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर प्रपोजल दिया था। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इंडिया ने प्रपोजल में क्या बोला? इंडिया ने बोला कि जो ये रेड क्राउन रूफ टर्टल है ना, और साथ ही साथ में जो लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, इन दोनों ही टर्टल को अभी क्या किया गया है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। साइट्स जो है ना 3 लिस्ट बनाकर चलता है, इसके अंदर 3 लिस्ट होती हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3 करके। ये जो तीनों लिस्ट हैं, इन तीनों ही लिस्ट के अंदर क्या करा जाता है, अलग अलग जानवर और प्लांट्स की प्रजातियों को इसमें रखा जाता है और इस लिस्ट के बेसिस पर उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। फॉर एग्जांपल, इसकी जो अपेंडिक्स 1 वाली लिस्ट है, अगर मान लो इसके अंदर किसी प्लांट की स्पीशी को रखा गया है या फिर इसके अंदर किसी एनिमल की स्पीशी को रखा गया है, तो क्या होगा, इन प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ को हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा, इनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी। जो इंटरनेशनल व्यापार होगा, आप इन चीज़ों का नहीं कर सकोगे अगर इसको यहाँ पर अपेंडिक्स 1 में रखा है तो। और अपेंडिक्स 2 क्या बोलता है, अगर किसी जानवर या प्लांट की प्रजाति को अपेंडिक्स 2 की लिस्ट में रखा गया है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप उसका इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, लेकिन कमर्शियल पर्पस से नहीं करना है। आप जैसे कि मान लो कोई ज़रूरी काम है, इस टर्टल के ऊपर कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करनी है, तो यहाँ पर उसका व्यापार किया जा सकता है। ऐसे यहाँ पर ये आप देख पाओगे, इस प्रकार से लिस्ट होती है साइट्स के अंदर। तो हुआ क्या, इंडिया ने यहाँ पे जो रिसेंटली प्रपोजल दिया है इस मीटिंग के अंदर में, इसमें यह बोला कि जो अभी जो ये वाला टर्टल है ना, और जो लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल है, ये बेसिकली अपेंडिक्स 2 वाली लिस्ट में रखे गए। मतलब इनका व्यापार वगैरह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलाउ हो जाता है, जिसकी वजह से इनको और नुकसान पहुंच रहा है और इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। तो भारत ने प्रपोजल दिया कि इनको अपेंडिक्स 2 से हटाकर अपेंडिक्स 1 में डाल दिया जाए। अपेंडिक्स 1 में डालने से क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इनका जो व्यापार वगैरह है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर बैन लग जाएगा। आप यहाँ पर इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे होंगे। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि इनको बचाने का तरीका यह है कि इनको अपेंडिक्स 2 से निकालकर अपेंडिक्स 1 में रखा जाए। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये अपेंडिक्स 1, 2, 3 के बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया, ये तीनों आपको यहाँ पर लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं किसके बारे में, रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है बातागर कचुगा। कॉमन नेम्स की बात करें तो आप देखो, बंगाल रूफ टर्टल के नाम से भी जाना जाता है और रेड क्राउन रूफ टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। रेड क्राउन रूफ टर्टल यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ इस प्रकार से 24 प्रजातियाँ हैं जो कि केवल भारत में पाई जाती हैं। उसमें से एक प्रजाति यहाँ पर ये वाली भी है। उसके बाद में इसके आसपास जो कलर आपको दिख रहा होगा, है ना, इसके सर के ऊपर कलर दिख रहा होगा, गर्दन के पास कलर दिख रहा होगा, वो रेड कलर का है, जैसा आप ऊपर पिक्चर में दिख रहे हो, है ना। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर इसको हम लोग रेड क्राउन रूफ टर्टल के नाम से भी जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको साफ़ पानी में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया के अलावा बांग्लादेश और नेपाल में भी यहाँ पे ये प्रजाति पाई जाती है। हॉलिस्टिकली बात करें तो ये जो प्रजाति है ये गंगा रिवर के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। गंगा रिवर के साथ साथ
आप देखोगे ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर भी यहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी, ये जो टर्म है ये ध्यान रखना, नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी। तो ये बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है इन रेड क्राउन रूफ टर्टल की। ये बात क्लियर हो गई। देखो हो क्या रहा है ना कि इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, इनकी संख्या कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इनकी जान को काफ़ी बड़ा खतरा है। खतरे के पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहली बात देखो, पोल्यूशन, यानी पानी के अंदर जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो। मैंने आपको बताया कि इसको साफ़ पानी में रहना पसंद है, और पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम हो रही है। पॉपुलेशन के अलावा आप देखोगे, पोल्यूशन के अलावा बेसिकली ये इनके साथ मतलब इनका हंटिंग की जा रही है, पोचिंग की जा रही है ना, इलीगल तरीके से व्यापार हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इलीगल तरीके से कंजम्पशन हो रहा है, लोग यहाँ पर इस कछुए का मीट खाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको खतरा लगातार बढ़ता हुआ चला गया। अब बात करेंगे कंजर्वेशन स्टेटस की, कि कंजर्वेशन स्टेटस में इसको बेसिकली IUCN में कहाँ पे रखा गया है। तो IUCN की लिस्ट के अंदर इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, मतलब इसको एक हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। और अगर अभी भी यहाँ पर जो भी इसकी कुछ गिने चुने नंबर में संख्या बची हुई है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट से शिफ्ट कर दिया जाएगा एक्सटिंक्ट कैटेगरी में। एक्सटिंक्ट मतलब ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। अगेन हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, जिसको लेकर भारत ने चर्चा करी है कि इसको अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में डाल दिया जाए। क्लियर हो गई बात। क्या सवाल बन जाते हैं ऐसा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में? हाँ बिल्कुल बनते हैं। आप देखोगे UPSC ने साल 2013 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग फोना ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको अलग अलग 3 जानवरों के नाम दिए गए हैं, घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल और स्वाम्प डियर। आपसे पूछा गया कि इन तीनों ही जानवर में से बताओ कौन कौन से जानवर हैं जिसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है ना, मतलब अगेन IUCN स्टेटस से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये तीनों जानवर न्यूज़ में होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अगर जिसने IUCN स्टेटस इनका पढ़ा होगा तो वो आराम से इसको सॉल्व कर सकता है कि इन तीनों में से कौन कौन से एंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? तो वो आंसर है इसका C, तीनों के तीनों एंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। बात क्लियर हो गई। नाउ अब यहाँ पर आर्टिकल पूरा नहीं हुआ है, इस आर्टिकल का एक पार्ट क्लियर हुआ है। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं, क्योंकि एक टर्टल तो ये हो गया जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, दूसरा टर्टल है लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल। तो ये क्या है? तो इसके बारे में बात करेंगे तो अगेन भारत ने फिर से इस मीटिंग के अंदर यही बात करी है कि इसको अपेंडिक्स 2 से निकालकर अपेंडिक्स 1 में डाल दिया जाए। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बात कर ली है इसके बारे में, ठीक है ना। आगे आते हैं, हम डायरेक्टली कुछ जो फैक्चुअल डेटा वो कवर करेंगे। जो ये सॉफ्ट शेल टर्टल है इसका साइंटिफिक नेम है निल्सोनिया लेथी। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉफ्ट शेल टर्टल बोल रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ पे जो कवर इसका सॉफ्ट सा देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर जो सदर्न स्टेट्स है ना वहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है। अगेन पिछले 30 सालों के अंदर इसका इतना एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर इसको हार्म पहुँचाया है लोगों ने कि इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। इलीगल तरीके से पोचिंग करना या फिर इसका मीट कंज्यूम करना या इलीगल व्यापार करना, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी संख्या कम हो चुकी है। आप ये देखो पिछले 30 सालों के अंदर 90% से इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या हालात यहाँ पर बचे होंगे। और एक बात ध्यान रखना कि चाहे आपसे रेड क्राउन रूफ टर्टल को लेकर सवाल पूछा जाए या फिर इस सॉफ्ट शेल टर्टल को लेकर सवाल पूछा गया है, तो अगर यहाँ पर इन दोनों का ही IUCN पूछा जाता है तो आप ध्यान रखना इन दोनों का IUCN बिल्कुल कॉमन है। दोनों ही यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये बात यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट होता है यार 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और जो भी आपसे सवाल पूछ जाते हैं वीडियो के अंदर उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देते रहा करो। जैसे स्टार्टिंग में आपसे प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया, उसके बाद में एक मैप का क्वेश्चन पूछा गया, इनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओगे और ऐसे मैप के क्वेश्चन डायरेक्टली UPSC प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। फिर एक और छोटी सी बात है यार, जो हमारा शाम वाला करंट अफेयर का सेशन है वो भी अपलोड हो गया है। तो आज का बेसिकली आज की तारीख का अपलोड हुआ है। आप लोग प्लीज़ जाकर इसको विजिट करना, इसको देखना। यहाँ पे काफ़ी सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने कवर कर रखे हैं, शॉर्ट न्यूज़, लॉन्ग न्यूज़, सभी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं।
ठीक है ना। तो आप इस वीडियो के साथ साथ अगर ये दूसरा वीडियो भी फॉलो कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इन दोनों वीडियोस के माध्यम से यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। जो भी न्यूज़ में एटलीस्ट वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी और सारा कंटेंट आपको मिल जाता है, तो आप वहाँ पर रिवाइज भी कर सकते हो। तो शाम वाली वीडियो ज़रूर से फॉलो करनी है और सभी लोगों ने फॉलो करनी है। 2 दिन बाद मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, शाम वाली वीडियो में भी और इधर सुबह वाली वीडियो में भी। तो उस क्वेश्चंस के थ्रू आप प्रैक्टिस कर अपने प्रीलिम्स की और तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। क्या बात की जा रही है, कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ चुका है। कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, कोयले का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा दिया है। अप्रैल से नवंबर के बीच में 17% से कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा है। तो आप कहोगे इसमें क्या पढ़ने वाली बात है। तो आप एक चीज़ ये देखो कि कोयले का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब उसकी डिमांड हो रही होगी। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो उसका प्रोडक्शन, उसका यहाँ पर उसका उत्पादन क्यों किया जाएगा। डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपने कोयले के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, ठीक है ना, क्योंकि कोयले की डिमांड यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रही है। इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट यह है कि हमारा देश या फिर दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो एफर्ट्स लगा रही हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ें, यानी कि हम लोग क्या कर सकें, पोल्यूशन फ्री कर सकें अपने कंट्रीज़ को। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे तो कोयला जो है ये भी मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड में देखने को मिलेगा। कोयले का प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे कैसे हो पाएगा कि एक तरफ आप कोयले का प्रोडक्शन लगातार कर रहे हो, कोयले जलाकर यहाँ पर सारा का सारा काम किया जा रहा है, कोयला अभी भी यहाँ पे एनर्जी सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है, तो उसके बावजूद आप कैसे सोच सकते हो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ोगे। क्योंकि आपने देखा कि अप्रैल से नवंबर के बीच में 17% से कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा है। ये अगर कम हो रहा होता तो हम समझ सकते थे कि हाँ हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पर एक वाइड एरिया से इसको सोचना है, क्योंकि मेंस में इसी टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा गया है। वो सवाल क्या था मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आप उसको अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करना, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आर्टिकल में एक चीज़ देखने को मिलती है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार एनर्जी को लेकर, यानी भारत के अंदर जो एनर्जी कैपेसिटी है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। हमारे पास में एक रिपोर्ट है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो देखो जो ये फॉसिल फ्यूल्स है ना, जिसमें हमारा कोयला वगैरह सब कुछ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसके आधी से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर इन फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से कवर हो रही है। और आने वाले कुछ समय पर 2029-30 तक आप देखोगे ये फॉसिल फ्यूल से बढ़ने वाली जो एनर्जी है ये और ज़्यादा हो जाएगी। लगभग 266 गीगावाट तक एनर्जी हम लोग फॉसिल फ्यूल से जनरेट कर रहे होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कोयले का। जो हमारे कंट्री के अंदर कोयले की रिक्वायरमेंट है वो पिछले कुछ समय पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और आने वाले समय पर 2031-32 तक आप देखोगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी। कितनी बढ़ सकती है, तो एक अंदाज़ा बताया जा रहा है कि लगभग 1,018.2 मिलियन टन्स के आसपास यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। जबकि 2021-22 में यानी आज के समय पर कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी, तो हमारी रिक्वायरमेंट है 678 मिलियन टन्स के आसपास। तो इतने से बढ़कर 1000 पार पहुंच जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोल का कंजम्पशन आने वाले समय पर भारत के अंदर 40% से बढ़ेगा, ये भी यहाँ पर एक प्रोजेक्शन के अंदर बताया गया है। तो अब बात यह आती है कि आखिरकार इसके पीछे क्या है कारण जिसकी वजह से जो कोल की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो पहला कारण आपको देखने को मिलेगा आयरन और स्टील का प्रोडक्शन। आप जब भी आयरन यानी लोहा या फिर स्टील का प्रोडक्शन करते हो, इसका उत्पादन करते हो, तो यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी के समय पर यही हो रहा है, हम लोग आयरन और स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इसके लिए कोयला जलाना पड़ रहा है। कोयले का यूज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे पास में अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं प्रॉपरली जो कोयले को रिप्लेस कर सके। पहला रीज़न तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो लगातार बेसिस पर एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है और 2024 तक यहाँ पर इस प्रकार से एक्सपैंड होती रहेगी। हमारी जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर बढ़ती रहेगी। लेकिन इस इकोनॉमी को जो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो बेसिकली यहाँ पर कोल से मिल रहा है। कोल का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादातर कोयले से सपोर्ट मिल रहा है। तो कहोगे कैसे, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब यहाँ पर आप कह सकते हो वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इस कोयले से मिल रही है, जिसके बेसिस पर हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो एक रीज़न आपको यहाँ पर भी ये भी देखने को मिलने वाला है। तो भारत की इकोनॉमी ग्रो होगी तो डेफिनेटली कोयला बहुत ज़्यादा जल रहा होगा। एक ये भी कारण है कि डिमांड इंक्रीज़ होने के पीछे का। बाकी हमारी केंद्र सरकार ने अभी रिसेंटली क्या किया, जो कोल माइनिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पर कोयले की खुदाई होती है, इस
कोयले का जहाँ पे खनन किया जाता है। तो कोल माइनिंग सेक्टर्स में क्या किया गया, अभी तक गवर्नमेंट के अंडर में आता था बट इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया। जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो यहाँ पर इन कोयले की खुदाई यहाँ पे कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि उनको भी यहाँ पर ये एक पावर दी गई है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर केंद्र सरकार का ये एक मोस्ट एम्बिशियस एक रिफॉर्म है, एक काफ़ी अच्छा चेंज है, जिसके बेसिस पर आने वाले समय पर कोयले का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ये इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो सकती हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट जॉब्स जनरेट हो सकती हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ओपन यहाँ पर किया जा रहा है। एक कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय पर कहीं ना कहीं कोयले का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो एक कारण आपको ये भी देखने को मिल रहा है इस डिमांड के पीछे का। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। ये तो आपने पढ़ लिया करंट इशू के बारे में कि डिमांड क्यों इंक्रीज़ हो रही है। अब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा पढ़ते हैं, फैक्चुअल डेटा पढ़ते हैं कोयले के बारे में, क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो आपको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के अंदर हेल्प कर जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब मैं जो आपको बताऊंगा कोयले के बारे में वो आपको जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है ना। जैसे कोयले की बात करें तो एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है, मैंने आपको बता दिया। इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय पर जो भी आप लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो वो ज़्यादातर बिजली इसी कोयले से बनती है। कोयले को जलाया जाता है इस पावर प्लांट के अंदर, उसके बेसिस पर इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। तो कोयले जलाकर को जो बिजली बनती है उसको हम लोग थर्मल पावर भी बोलते हैं। आज के समय पर कोयले के सबसे बड़े प्रोड्यूसर कौन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी ने राइस के प्रोड्यूसर को लेकर सवाल पूछ लिया था कि राइस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो कोयले का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है दुनिया भर में वो कौन कौन सी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, तो इसमें चाइना टॉप पर है, उसके बाद में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिर इंडिया देखने को मिलता है। बाकी भारत में कहाँ कहाँ पर आपको कोयला देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गोंडवाना कोलफील्ड्स। गोंडवाना कोलफील्ड्स यहाँ पर लगभग 250 मिलियन ईयर्स पुरानी कोलफील्ड्स हैं। सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ से मिलता है और 99 प्रोडक्शन जो कोयला हो रहा है इंडिया का वो बेसिकली यहाँ पर इन्हीं कोल फील्ड से हम लोग को मिलता है। ये कोल फील्ड से जो कोयला मिलता है वो काफ़ी बेहतर क्वालिटी का होता है। ये कोल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब ये वाला कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, दामोदर झारखंड वेस्ट बंगाल के अंदर, महानदी छत्तीसगढ़ ओडिशा के अंदर, गोदावरी महाराष्ट्र के अंदर और साथ ही साथ में नर्मदा वैलीज में यहाँ पर ये पाया जाता है। उसके बाद में ये तो बात हो गई गोंडवाना कोल फील्ड की। उसके बाद एक और कोल फील्ड्स है वो है टर्शरी कोल फील्ड। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर 15 से 60 मिलियन ईयर्स पुरानी ये देखने को मिलेगी। इस वाले कोयले के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है थोड़ा सा कम होता है, इसमें यहाँ पे मॉइस्चर और सल्फर थोड़ा ज़्यादा होता है। जो टर्शरी कोल फील्ड है ना ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उसके बाद में दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला और ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर आपको टर्शरी कोल फील्ड्स देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं कोयले की, तो कोयला बेसिकली 4 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। 4 प्रकार के ये नज़र आते हैं और वो 4 क्लासिफिकेशंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रासाइट वाला जो कोयला होता है ना इसमें 80 to 95% जो है वो कार्बन होता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी कोयला है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है वही बेहतर है, वही आपको एनर्जी देगा। हालांकि पोल्यूशन भी ज़्यादा वही करेगा। जिसमें कार्बन कम है उसके यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है, उसमें इतनी जान होती नहीं है। तो एंथ्रेसाइट वाले कोयले की अगर हम लोग बात करें तो 80 to 95% इसमें कार्बन कंटेंट देखने को मिलेगा। ये वाला जो कोयला है ना ये कुछ कम ही क्वांटिटी में मिलता है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस के अंदर 60 से लेकर 80% तक कार्बन कंटेंट मिलता है और बिटुमिनस वाला कोयला झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट के अंदर 40 से लेकर 55% के आसपास कार्बन कंटेंट होता है और मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है। ये वाला कोयला राजस्थान, लखीमपुर और साथ ही साथ में तमिलनाडु में पाया जाता है। फिर आता है पीट। पीट के अंदर 40% से कम कार्बन कंटेंट होता है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें ध्यान में रखनी है, बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आप देखोगे यूपीएससी ने साल 2019 में यहाँ पे एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोयले को लेकर यहाँ पे सवाल पूछ लिया गया। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं और वो तीनों स्टेटमेंट क्या बोलती हैं पहले इसको समझते हैं। और फिर पूछा गया इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो कोल सेक्टर है इसको नेशनलाइज किया गया था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अंडर इंदिरा गांधी। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि आज के समय पर जो कोल ब्लॉक्स हैं ये एलोकेट करे जाते हैं लॉटरी के बेसिस पर। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि रिसेंटली तक, मतलब कि हाल ही तक क्या होता है, हाल ही में, कि इंडिया पहले तो यहाँ पे कोयले को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया करता था बट अब यहाँ पर इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कोयले का प्रोडक्शन खुद देश में कर रहे हैं, अब हम लोग कोयले को परचेज नहीं करते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट के बेसिस पर बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
वैसे अगर आप लोग गहराई से पढ़ोगे तो तीसरा स्टेटमेंट तो यहीं पर गलत हो जाता है। गलत कैसे हो जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया कि देखो अभी भी वैसे तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ढेर सारा कोयला मंगाते हैं। बीच में आपको मैंने पढ़ाया भी था, जब कोयले का शॉर्टेज हो गया था तो ऑस्ट्रेलिया और इन जैसी कंट्रीज से हम लोग कोयले को परचेज़ करते हैं। तो अभी भारत यहाँ पे कोयले के प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाया है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पर अपने आप में गलत देखने को मिलेगा। अब फटाफट नीचे ऑप्शन देखते हैं। ये आपको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 ओनली। मैंने आपको बताया कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो 3 नंबर जो है ना, तीसरा वाला स्टेटमेंट डी में भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सी में भी है और बी में भी है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर कैंसिल हो गए और हमारे पास में 1 ओनली बचा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोल सेक्टर नेशनलाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अंडर इंदिरा गांधी। ये बात आपको क्लियर हो गई? हाँ हो गई। चलो ये यहाँ पर नीचे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। बाकी आप देखोगे क्या प्रीलिम्स में बना था सवाल? नहीं, मेंस में भी बना था। आप देखो ये जो सवाल है 2019 का, इससे पहले 2017 और इससे पहले 2015। और मैं आपको बता दूं कोयले को लेकर एक और प्रीलिम्स का सवाल है। सारे सवाल मैंने नहीं लगाए, मैंने आपको बस खाली यहाँ पर दिखाया है कि आप देख रहे होंगे कि हाँ आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है। तो साल 2017 का जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्या बोलता है? इन स्पाइट ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कोल माइनिंग इज स्टिल इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट। डिस्कस, यही चीज़ तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो 2017 में ये पूछा गया कि देखो हम लोग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं, है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे जो कोल माइनिंग है आज के समय पर, कोयले की जो खुदाई हो रही है, खनन हो रहा है इसका, ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। डेवलपमेंट के लिए अभी भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके बेसिस पर आप क्या समझते हो, तो इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ यहाँ पर आपको एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्या बात की जा रही है? आफ्ताब पूनावाला के बारे में चर्चा की जा रही है। आफ्ताब पूनावाला का नाम वैसे तो आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा। जो श्रद्धा वॉलकर किलिंग केस था उसमें यहाँ पर आफ्ताब पूनावाला ने क्या किया था, श्रद्धा को मार दिया था। तो अभी क्या हुआ है, ये केस अभी चल ही रहा है। तो आफ्ताब को बेसिकली नार्को एनालिसिस के लिए लेकर जाया गया है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, थर्सडे में यानी कल की बात है, कल के दिन यहाँ पर इसका नार्को एनालिसिस टेस्ट यहाँ पर किया गया है दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर। तो उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ, अब उसके ऊपर काम चल रहा है। तो हम लोग को जानना बस खाली अभी इतना है कि ये जो नार्को एनालिसिस है बेसिकली ये होता क्या है, ये टेस्ट क्या होता है, इसमें कैसे यहाँ पर काम किया जाएगा, कैसे यहाँ पे मुजरिम जो है उसको यहाँ पर टैकल किया जाएगा। तो नार्को टेस्ट के बारे में मैंने वैसे पढ़ा रखा है, आज से कई दिन पहले पढ़ाया था, लेकिन फिर भी हम लोग दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, न्यूज़ में है। तो नार्को एनालिसिस जब टेस्ट की बात की जाती है, ये जो टेस्ट है इसमें क्या होता है, कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ आप कह सकते हो, नशे की दवाइयाँ जैसे सोडियम पेंटोथल होता है, इसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। अब इसको बॉडी के अंदर जैसे ही इंजेक्ट किया जाता है ना, तो बॉडी बेसिकली एक नशे वाली स्टेज में चली जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, ब्रेन न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे यहाँ पर कोई इंसान शराब पीता है या फिर कोई और ड्रग्स लेता है तो वो नशे में जाता है, तो ब्रेन न्यूट्रलाइज हो जाता है। वैसी चीज़ यहाँ पर आपको ये नार्को एनालिसिस टेस्ट के अंदर देखने को मिलती है। इसमें उसको ब्रेन को न्यूट्रलाइज करने के बाद में आप कह सकते हो वो व्यक्ति एक हिप्नोटिक स्टेज में चला जाता है। यानी अब उस व्यक्ति से कोई भी सवाल पूछोगे तो वो उसका आंसर बिल्कुल सही सही देगा, क्योंकि उसका ब्रेन न्यूट्रलाइज हो चुका है, उसके ब्रेन के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो उसके साथ में हुआ है वही चीज़ यहाँ पर वो मेंशन करेगा। तो ये बात यहाँ पे बताई गई। तो हुआ यहाँ पर यह कि जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, मान लो कोई केस हुआ, उसके अंदर कोई तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले क्या हुआ करता था, एक 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता था, मतलब टॉर्चर किया जाता था, 3rd डिग्री टेस्ट उसको दिया जाता था, टॉर्चर कर करके यहाँ पे सवाल पूछा जाता था। तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक हो जाता था। बट अभी आप देखोगे एक सॉफ्ट तरीके से बस खाली उसको यहाँ पर इस ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद में उसके बॉडी में ये बात यहाँ पे उस व्यक्ति से उगलवा ली जाती है। तो ये बेसिकली एक नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है। नार्को एनालिसिस टेस्ट के साथ साथ एक और टेस्ट न्यूज़ में होता है जिसको हम लोग पॉलीग्राफ या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट के अंदर भी कुछ सिमिलर सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्या होता है यहाँ पर, देखो एक व्यक्ति है, अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, या फिर उसके ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस होंगे, पल्स के अंदर चेंजेस नज़र आएंगे, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। तो पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, पल्स, उसका रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी, इन सब चीज़ों को नोटिस किया जाता है जब उससे सवाल पूछे जाते हैं। झूठ बोल रहा होगा तो एकदम से ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाना, हार्ट रेट तेज हो जाना, इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें नज़र आएंगी, जिसके बेसिस पर उसका पता लगा जा सकता है कि हाँ यहाँ पर ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है।
तो ये बेसिकली यहाँ पर एक सिमिलर प्रकार का मैंने आपको बताया ना कि जैसे यहाँ पर नार्को एनालिसिस है वैसे ही यहाँ पर पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो दोनों चीज़ें क्या हैं, न्यूज़ में है, दोनों के बारे में आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। देखो पिछले कुछ समय पर जीएम मस्टर्ड के बारे में चर्चा की गई है। मैंने पूरा आर्टिकल काफ़ी बार कवर किया है। हुआ क्या था, देखो हमारे पास में क्या होता है ना, बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, बहुत सारी फसलें होती हैं। उन फसलों को और ज़्यादा बेहतर बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उनकी जो जीन होती है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे। और वो जो मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है उसके बाद यहाँ पर उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोला जाता है, यानी कि जीएम क्रॉप बोला जाता है। जैसे आज के समय पर भारत के अंदर कॉटन है, एक कपास आपको देखने को मिलता है जिसको हम लोग बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। अब वो जो बीटी कॉटन है वो बेसिकली यहाँ पर एक जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली फसल है, जिसके जीन के अंदर चेंजेस करे गए हैं। और जीन के अंदर चेंजेस करने के बाद में वो जो क्रॉप है और बेहतर हो चुकी है, उसके ऊपर कोई कीड़े नहीं लग रहे हैं या फिर कोई अगर प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है तब भी वो फसल ग्रो हो रही है। तो इस प्रकार से उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो रिसेंटली हमने क्या किया, कॉटन तो हमारे पास था ही एक अवेलेबल, उसके अलावा जो मस्टर्ड होता है, जो सरसों होता है ना, उसको भी हमने यहाँ पर आप कह सकते हो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली कैटेगरी के अंदर रखा और इसके अंदर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी गई और बिल्कुल यहाँ पर इसके जीन के अंदर बदलाव किया गया। और बदलाव करने के बाद में हम लोग को एक नया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मिल गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सा वाला, मस्टर्ड वाला मिल गया। इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया DMH11। DMH11 का मतलब है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। होता यहाँ पर यह है कि रिसेंटली जो इस जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाले प्रोसेस को देखती है, इसको कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, इन्होंने यहाँ पर एक एनवायरमेंटल रिलीज को क्लियर कर दिया था। इन्होंने यहाँ पर ठीक है इसको बोल दिया, एक अप्रूवल दे दिया कि हाँ ठीक है हम लोग अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो मस्टर्ड है ना इसको ग्रो करेंगे। लेकिन होता यह है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली गई है। पिटीशन के अंदर बोला गया कि सर हमें इस क्रॉप की ज़रूरत थी नहीं, हमारे पास में ऑलरेडी ढेर सारी वैरायटीज़ हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो हमारे एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब हैं वो इस चीज़ को मेंशन भी करते हैं कि देखो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है ना, इसको लाने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि भारत के अंदर खुद ऑलरेडी 5477 वैरायटीज़ हैं मस्टर्ड की। इतनी वैरायटीज़ होने के बावजूद आप यहाँ पर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी को लेकर आ रहे हो और ये वैरायटी का काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है इंसान के ऊपर, उसके हेल्थ को काफ़ी सारे डैमेजेस पहुँचा सकता है। क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के डेफिनेटली बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आप उसका दूसरा पहलू देखो तो यहाँ पर नुकसान भी हैं। जब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी तो आप यहाँ पर इस चीज़ को क्यों लेकर आए हो, तो वो चीज़ यहाँ पर इसके बारे में मेंशन की जा रही है। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हुआ। तो इतनी छोटी सी चीज़ इस आर्टिकल में बताई गई, लेकिन करना क्या है, आपको इस आर्टिकल का काफ़ी सारा बैकग्राउंड पढ़ना है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी है जो कि आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या है, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आज के समय पर ढेर सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अलग अलग फसलें हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं दुनिया भर के अंदर जहाँ पर ढेर सारे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं वो नज़र आती हैं। ठीक है ना, इंडिया भी यहाँ पर इसी कैटेगरी में नज़र आता है, ध्यान में रख सकते हो। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उसके जीन के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। उसका जो DNA, GNA के जीन क्या है, जीन बेसिकली DNA RNA देखने को मिलता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे जीन है। इसके अंदर मैनिपुलेशन करना, इसके अंदर चेंजेस करा जाता है ना। इनके अंदर चेंजेस किया जाता है। अगर आप प्लांट के अंदर चेंजेस कर रहे हो, प्लांट के जीन के अंदर चेंजेस कर रहे हो, तो उसके चेंजेस के बेसिस पर उस प्लांट के बिहेवियर में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि आप यहाँ पर एक नई वैरायटी लेकर आ रहे होंगे जेनेटिकली, उसके जेनेटिक्स को मॉडिफाई करने के बाद में। तो इंडिया के अंदर जो भी ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है इसको रेगुलेट कौन करता है, तो ध्यान रखना जितनी भी एक्टिविटीज़ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली होती हैं इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक और बॉडी आती है जिसका नाम है GEAC, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये हमारी इस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में ही आती है। तो आज के समय पर भारत में जो भी यहाँ पर हमारे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली क्रॉप्स हैं, इसको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, इसको मैन्युफैक्चर करना, ये सारी जिम्मेदारी, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर इस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के अंदर में आती है। ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले फूड्स होते हैं ना,
इन फूड्स को कौन रेगुलेट करता है? इन फूड्स को मतलब कि देखो रेगुलेट करने के लिए इतनी सारी बॉडीज़ है, ये तो हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के तहत भी यहाँ पर इसको रेगुलेट किया जाता है। नाउ रिसेंटली यहाँ पर क्या होता है कि जो ये बॉडी है GEAC, इन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया कि आप भारत में मॉडिफाइड मस्टर्ड को, यानी कि जिसके जीन के अंदर बदलाव करे गए, इस वाले मस्टर्ड को आप कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हो, यानी कि इसको उगाने के बाद में इससे ढेर सारा पैसा अर्न कर सकते हो। अभी तक इस मस्टर्ड से पहले भारत में इकलौती क्रॉप हुआ करती थी जिसको आप ग्रो करके पैसा कमा सकते थे। कौन सी क्रॉप? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात कर रहा हूँ। उस कैटेगरी में बीटी कॉटन हुआ करता था। बीटी कॉटन, बीटी का मतलब है बैसिलस थ्रिंजेंसिस। तो ये बीटी कॉटन हुआ करता था जिसको आप कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में अब मस्टर्ड भी आ चुका है जिसको आप यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हो, कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हो, इसको कमाकर पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है ना। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप देखो आज के समय पर जो हमारा फार्मा सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, वहाँ पर जीन के अंदर काफ़ी चेंजेस किए जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं कि मान लो यहाँ पर अगर आप किसी भी प्लांट्स के अंदर जीन के बदलाव करते हो, उसके बेसिस पर हम लोग को एक नई वैरायटी मिलती है। तो वो जो नई वैरायटी है उसके अंदर काफ़ी पावर्स होती हैं कि वो उनके ऊपर कीड़े मकोड़ों का कोई अटैक नहीं हो सकता, कीड़े मकोड़ों के अटैक को वो आराम से लड़ सकती हैं। तो वो फसल यहाँ पे बनी रहेगी। उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि लगातार गर्मी बढ़ रही है तब भी वो फसल बेहतरीन तरीके से ग्रो करती रहेगी। उनके अंदर पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है। ये फ़ायदे यहाँ पर मिल जाते हैं। आप ऐसा कह सकते हो जो फसल है वो काफ़ी भर कर निकलती है। पहले खाली खाली थे खेत, अब भर कर निकल रही है, तो लोगों के पास तक खाना प्रॉपरली पहुँच पा रहा है। तो ये सारे फ़ायदे यहाँ पर जीन मॉडिफिकेशन के थ्रू देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी के अंदर कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ यहाँ पर परेशानियाँ या चिंता वाली बात भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाली फसल होती है ना, उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता, यानी कि वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। भले यहाँ पे प्रोडक्शन भरपूर मात्रा में हो रहा हो, खेत भरकर आपको फसल अनाज मिल रहा हो, लेकिन उसके अंदर जब न्यूट्रिशन ही नहीं है तो आप ज़्यादा भी खा लो तो भी कोई फ़ायदा नहीं। और एक ऐसी फसल जिसके अंदर पोषण ज़्यादा है वो आप कम खा लोगे, आपके बॉडी को लगेगा और वो काम भी करेगा अच्छे से। लेकिन जिसके अंदर पोषण ही नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, आप कितना ही खा लो तो इससे यहाँ पर क्या होगा, वो ज़्यादा बॉडी के अंदर अफेक्ट करेगा नहीं। तो एक पहली प्रॉब्लम यहाँ पर जीन मॉडिफिकेशन के अंदर में ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है लॉस ऑफ इंडिजिनियस वैरायटी। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर जीन के अंदर बदलाव कर 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 जो खुद के नेचुरल जो वैरायटीज़ होती हैं ना, हमारी कंट्री की जो खुद की वैरायटीज़ होती हैं, वो वैरायटीज़ यहाँ पर ख़त्म होने लगती हैं, है ना। फिर उसके बाद में ऐसी और भी परेशानी आती है। देखो एक ये बेसिकली यहाँ पर एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, सारी बात आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है ना। आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको जनरेट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। ये आपके मेंस के लिए तैयार हो गया। तो हम अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को जब करते हैं ना, प्रीलिम्स मेंस हर चीज़ को हिट कर रहे हैं, बहुत डिटेल से एनालिसिस किया जाता है। हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट्स मैं आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी प्रोवाइड करवाता हूँ, जैसा आपको दिख रहा होगा। नाउ एक आर्टिकल यहाँ पर आता है ये वाला। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। देखो हुआ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में एक अभ्यास स्टार्ट होता है, और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि उस अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। क्या होता है ये युद्ध अभ्यास या अभ्यास क्या होता है? आपको पता होगा, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, ये दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ की जब आर्मीज़ यहाँ पे उनकी जो फोर्सेस होती हैं वो आपस में मिलकर अभ्यास करती हैं, एक दूसरे को नई नई चीज़ें सिखाती हैं, वो एक्सरसाइज होता है ना। तो अभी इंडिया US के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। नाम इसका युद्ध अभ्यास है। इसको हिंदी में वैसे सारी अभ्यास को हम युद्ध अभ्यास बोलते हैं, लेकिन इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। अब ये बीच में हो रहा था, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा था। कहाँ पे हो रहा था? उत्तराखंड के अंदर ये एक्सरसाइज की जा रही थी। जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह अभ्यास किया जा रहा था। तो कहोगे दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि जब यह अभ्यास हो रहा था तो इससे चाइना को मिर्ची लग गई, और चाइना ने यहाँ पर चिढ़कर स्टेटमेंट दे दिया कि कहीं ना कहीं जो इंडिया है ना, वो हमारे अग्रीमेंट्स का वोलेशन कर रहा है। जो पुराने अग्रीमेंट्स हमने साइन कर रखे हैं बॉर्डर पर शांति बनाने के, वो अग्रीमेंट का वॉयलेशन कर रहा है, उनका हनन कर रहा है, क्योंकि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर अभ्यास कर रहा है LAC से 100 किलोमीटर दूर। आपको पता होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे यहाँ पर अक्साई चीन वाला रीजन देखने को मिल जाता है, जिसको चाइना ने कंट्रोल कर रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है वो इंडिया का हिस्सा। तो वही चीज़ यहाँ पर मतलब चाइना अपनी दिक्कत दिखा रहा है। चाइना क्या कर रहा है वो नहीं पता,
है ना। चाइना जो कर रहा है उसको नहीं देख रहा है, यहाँ पर इंडिया अगर कोई अभ्यास कर रहा है तो उसको लेकर ज़्यादा अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। इसके रिस्पॉन्स में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो ऑफिशियल पर्सन है अरिंदम बागची, इनकी साइड से यहाँ पर स्टेटमेंट आया है। इन्होंने करारा जवाब दिया है। इन्होंने ये बोला कि जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है ना इंडिया यूएसए की, ये इसका कोई भी पुराने एग्रीमेंट से कोई लेना देना है ही नहीं सर। एलएसी से 100 किलोमीटर दूरी पर एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, और चाइना बोल रहा है 1993 और 1996 में जो अग्रीमेंट्स हुए थे इन अग्रीमेंट्स का वोलेशन कर रहा है भारत। ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा यहाँ पर इंडिया की साइड से यह रिस्पॉन्स दिया गया। मतलब इंडिया एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकता है, ऑब्वियस ही बात है, जिस जहाँ पे भी हम चाहें, हमारा एरिया है, हम एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकते। अब ये चाइना का ऑब्जेक्शन दिखा रहा है, चाइना अपनी साइड से नहीं देख रहा है कि चाइना की हरकतें क्या हैं, है ना। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई। याद रखने वाली बात क्या है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एक अभ्यास, एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। यहाँ पर आपको ये आंसर दिख रहा होगा। क्लियर हो गई बात युद्ध अभ्यास के बारे में। वैसे और कोई इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बस खाली एक बात और ध्यान रख सकते हो कि युद्ध अभ्यास के अलावा और भी ढेर सारे अभ्यास है और भी ढेर सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि यहाँ पर इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट की जाती हैं। जैसे कि एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ आपको देखने को मिलेगा, ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। देन एक्सरसाइज वज्र प्रहार, देन उसके बाद में कोप इंडिया, देन मालाबार एक्सरसाइज, देन रेड फ्लैग एक्सरसाइज। ये सारी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में होती हैं, आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। तो इंडिया ने यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स दिया है कि देखो भैया, बाहर का किसी भी कंट्री को ज़रूरत नहीं है इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस, इंडिया और अमेरिका के जो टाइज है उसमें इंटरफेयर करने की, तो चाइना यहाँ पर इंटरफेयर बीच में क्यों कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आपको अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलेगा, ये हमारे बिजनेस पेज पर है, यानी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बताया जा रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो नवंबर के महीने का जो पीएमआई इंडेक्स है, पीएमआई क्या होता है मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगा, काफ़ी सारी बातें आपको समझ में आएंगी। वैसे इसकी फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है ना। तो हमारे नवंबर के महीने का जो पीएमआई है ना, वो उसका आउटपुट काफ़ी बेहतर निकल कर आया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। कितना बेहतर निकल कर आया इसको समझते हैं। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, वहीं पर काम खत्म हो जाएगा। आपको आर्टिकल में क्या करना है, इतने हिस्से पर ध्यान देना है। क्या बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में, अभी हम लोग दिसंबर में आ चुके हैं, है ना, और ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है ये महीने की स्टार्टिंग में आता है। जैसे दिसंबर हो गया, दिसंबर से स्टार्टिंग में 1-2-3 दिन के अंदर आ जाता है। जैसे आज 2 दिसंबर है तो आज यहाँ पर ये इंडेक्स आ गया। तो बात यहाँ पर ये क्या करता है ना कि जो हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है नवंबर के महीने का, क्योंकि जो इंडेक्स है पिछले महीने का निकलता है, तो अभी हम दिसंबर के महीने में है तो पिछले महीने का डेटा यहाँ पर दिया गया है। जैसे जीएसटी का डेटा आता है ना, तो जीएसटी का डेटा भी आ चुका है, वो पेज नंबर 1 पर कवर किया गया है, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो नवंबर के महीने का जितना भी जीएसटी कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, वो दिसंबर में पता चलेगा। वैसे यहाँ पर जो पीएमआई होता है ये यहाँ पर अगले महीने पता चलता है। तो नवंबर के महीने का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसका जो स्कोर है वो कितना रहा है, वो रहा है 55.7, तो यानी कि थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है। जबकि अक्टूबर में, यानी नवंबर से पहले वाला महीना जो अक्टूबर था उसमें ये 55.3 का था, 55.3 था। तो अभी यहाँ पर 0.7 ये हो चुका है, तो पॉइंट का फ़र्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नवंबर के महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे देश में बढ़ी है, बिजनेस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है अक्टूबर के कंपैरिजन में, आप ऐसा कह सकते हो। कहोगे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, हाँ, क्योंकि जो पीएमआई इंडेक्स है ना ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग को ही दर्शाता है। तो अब की बार जो आउटपुट है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिला, पिछले 3 महीनों का एक हाई आउटपुट देखने को मिला है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, जहाँ से आपसे प्रश्न बनेगा। यह तो आपने करंट इशू पढ़ लिया, हर महीने पीएमआई आता है, हर महीने ऊपर नीचे होता रहता है ना। लेकिन करना क्या है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आखिरकार परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता क्या है, क्योंकि सवाल यहीं से बनेगा। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बेसिकली एक सर्वे होता है। यहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं ना, उन अलग अलग बिजनेसेस से पूछा जाता है कि हाँ आपका बिजनेस पहले कैसा था और अब की बार इस महीने कैसे चला है। तो नवंबर के महीने में किस प्रकार से बिजनेस चला वो अभी पूछताछ करी गई, उसके बेसिस पर एक सर्वे कंडक्ट किया गया। तो पता ये चलता है कि नवंबर के महीने में थोड़ा काम सही था अक्टूबर के कंपैरिजन में। ये बात यहाँ पर सिंपल सी देखने को मिलती है। तो ये जो पीएमआई है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों में ही देखने को मिलता है, दोनों के लिए यहाँ पर इस पीएमआई को रिलीज़ किया जाता है। इस पीएमआई का पर्पज़ क्या है, इसका लक्ष्य यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसका पर्पज़ है कि आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन आ जाए
कि आने वाले समय पर जो बिजनेस की कंडीशन है वो कैसी रहने वाली है और करंट समय पर बिजनेस की कंडीशन क्या है, ठीक है ना। ये बेसिकली यहाँ पर एक इसका पर्पज़ होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा पीएमआई है नवंबर के महीने का वो 55.7 है, यानी कि कंडीशन अच्छी है, यानी इकोनॉमी बिजनेस कंडीशन थोड़ा अच्छा चल रहा है इस समय पर। आप ऐसा क्या कर सकते हो, उसके बेसिस पर मार्केट को जज कर सकते हो, है ना। अब आगे आते हैं। अब होता यहाँ पर क्या है कि जो पीएमआई है ना, इसके अंदर एक नंबर दिया जाता है, 0 से 100 के बीच में नंबरिंग इसकी होती है। और मान लो अगर 50 से ऊपर नंबर है तो समझ लो वो जो स्कोर है वो काफ़ी बेहतर होता है, और 50 से कम है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बिजनेस के अंदर गिरावटें आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है। और मान लो 50 ही है तो मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी हमने देखा नवंबर के महीने में ये 55.7 था और अक्टूबर के महीने में ये 55.3 था। तो अक्टूबर के कंपैरिजन में नवंबर में ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखोगे जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, अगर उसका जो पिछले महीने का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा है इस महीने से, तो मतलब इस बार इकोनॉमी आपकी गिर रही है, और इस बार ज़्यादा है तो इकोनॉमी अच्छी हुई है। तो अभी कौन सी कंडीशन है, अभी यहाँ पर इस बार ज़्यादा देखने को मिली है। नवंबर के महीने का ज़्यादा था पीएमआई अक्टूबर के कंपैरिजन में, तो मतलब इकोनॉमी आपकी थोड़ी सी एक्सपैंड हुई है, आप ऐसा कह सकते हो। बिजनेसेस यहाँ पर ग्रो हुए हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। नाउ ये जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स इसको लाता कौन है, देखो इसको कंपाइल किया जाता है आईएचएस मार्केट के थ्रू। और इनफैक्ट यहाँ पे केवल इंडिया के अंदर ही नहीं आता, लगभग 40 से ज़्यादा अलग अलग इकोनॉमीज़ के अंदर यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से ये आईएचएस मार्केट यहाँ पर पीएमआई को कंपाइल करता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे, देखो ये जो पीएमआई है, पीएमआई होता है एक होता है आईआईपी। आईआईपी से काफ़ी अलग है। आईआईपी होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और पीएमआई होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करेंगे पीएम आईआईपी की। तो आईआईपी क्या करता है, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रॉड तरीके से कवर करता है, एक बड़े लेवल पर कवर करता है, जबकि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बेसिकली एक सर्वे बेस्ड है, एक छोटे लेवल पर यहाँ पर एक कवरेज को प्रोवाइड करवाता है। लेकिन हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को क्यों लाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर ये आपको इकोनॉमी के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देता है। आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ट्रैक कर सकते हो, बिजनेसेस किस लेवल पर उसको ट्रैक कर सकते हो, एक अनुमान लगा सकते हो फ्यूचर के अंदर क्या क्या होने वाला है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ पर इंडिकेट करने का ये काम करता है, आप ये कह सकते हो। दूसरा यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियस सी बात है, आपने यहाँ पर इन चीज़ों को सीखा, मार्केट कहाँ पर ये सीखा, तो आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे। तो डिसीजन मेकिंग में भी ये मदद करता है। अच्छी बात यह है कि महीने के स्टार्टिंग में ही आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया दिसंबर के 2 तारीख को आ चुका है, और अब पूरे दिसंबर का जो ये पीएमआई है वो हमारे अगले साल जनवरी में आएगा। जनवरी में 1 तारीख में आ जाएगा, 2 तारीख में आ जाएगा। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा पीएमआई, ठीक है ना। तो बिजनेस सेक्शन का ये आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट था। देखो बिजनेस पेज में ना हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आता, लेकिन जब भी काम का आता है तो मैं डिस्कस करता हूँ। काफ़ी से लोग बोलते हैं सर आप इकोनॉमिक आर्टिकल कवर नहीं कर रहे हो। देखो काम का होगा तो कवर किया जाएगा, काम का नहीं होगा तो बताओ मैं कहाँ से कवर करूँ, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। चलो आप फाइनली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। ना हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं, उन 2 में से भी यहाँ पर एक ही काम का है, एक के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर एडिटोरियल है, कुछ हटकर है, मतलब कुछ हटकर एक माल मिला है, अलग से कुछ अच्छा बेहतर मटेरियल मिला है। तो ऑब्वियस ही बात है इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल से कवर करेंगे, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, कि यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि हमेशा की तरह हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन से पहले एक मेंस का क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि हमेशा हम एडिटोरियल से पहले एक मेंस का सवाल लेते हैं। तो आज का मेंस का सवाल क्या है इसको समझते हैं। आज का सवाल देखो कल के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, कल के आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। कल मैंने एक एडिटोरियल आपके साथ में डिस्कस किया था, याद होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर, इलेक्शन कमिश्नर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो कल मैंने डिस्कस किया था, उसी के बेसिस पर आज का सवाल है। सवाल क्या है कि जो भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है, भारत के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का सारा काम ईसीआई का है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली आज के समय पर भारत की डेमोक्रेसी का एक आधार है। इंडिया की जो भी डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, यही यहाँ पर चुनाव कंडक्ट करवाता है। लेकिन हो क्या रहा है ना कि अभी के समय पर इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आज के समय पर एक चिंता व्यक्त की जा रही है कि इसके अंदर, इस संस्था के अंदर, यानी कि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको बतानी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या कंसर्न्स है वो डिस्कस करना है। कल मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया था। अब एक अच्छा आंसर लिखना, और लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिल जाएगा। लगभग 39,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर वहाँ पे डेली बेसिस पर आंसर्स लिख सकते हो। और आंसर्स लिखने के बाद में क्या करना है,
एटलीस्ट सभी लोगों को दो दो आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग दो दो आंसर्स रिव्यू करोगे तो इससे ढेर सारा फ़ायदा होगा। आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट और नए नए पॉइंट्स मिल पाएंगे अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करने के लिए। साथ ही साथ में आप सामने वाले की मिस्टेक्स बता पाओगे अगर उनके आंसर के अंदर कोई मिस्टेक है तो। ठीक है ना। चलो, अब ये जो एडिटोरियल है इसको लिखा है पीयूष तिवारी साहब ने। अब ये कौन है? ये बेसिकली यहाँ पर सेव लाइफ फाउंडेशन के सीईओ हैं, है ना। तो सेव लाइफ फाउंडेशन बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको ये देखने को मिल जाती है। तो इनका मेजर मकसद है कि देखो हम लोग क्या कर सके, जो रोड्स हैं, रोड्स की सेफ्टी को बढ़ा सकें। आपने रोड सेफ्टी को लेकर कई एडिटोरियल पढ़े हैं, मैंने कई एडिटोरियल डिस्कस करें हैं, प्रॉपर्ली नोट्स प्रोवाइड करवाएं। तो जब भी हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं तो एक मेजर फोकस होता है कि लोगों की जान को बचाना, है ना, लोगों की जान को बचाना। लेकिन यहाँ पे राइटर एक अलग ही लेवल पर बात कर रहे हैं। वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ हटकर पॉइंट्स है, इसलिए मैंने बोला। ये बात ये कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग क्या कर सकें, एनवायरमेंट को बचा सकें। हम लोग रोड सेफ्टी को फॉलो कर सकते हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि अभी के समय पर कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे कि लोगों की जान तो जा ही रही है रोड सेफ्टी को ना ध्यान में रखते हुए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो रहा है, हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है। तो हम दोनों केसेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर राइटर ने बताने की कोशिश करी है। चलो एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज़ राइटर मेंशन करते हैं कि देखो रोड सेफ्टी का जो इम्पैक्ट है वो बहुत लंबा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आपके यहाँ पर रोड अगर बिल्कुल सेफ है, आप अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर रोड सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे एनवायरमेंट को तो नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा, साथ ही साथ में ह्यूमन बींग्स को भी पहुँचाएगा। तो मेंशन यहाँ पर ये करते हैं कि साल 2021 की अगर हम लोग बात करें तो साल 2021 में इंडिया के अंदर लगभग 4,03,116 क्रैशेस हुए थे, यानी कि 4 लाख के आसपास यहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए थे, आप ऐसा कह सकते हो। जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो हमारे एनवायरमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एनवायरमेंट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ा, मतलब इतने इतने जब एक्सीडेंट हुए तो इसमें से लोगों की जान तो गई, है ना, लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन इसका एनवायरमेंट के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एनवायरमेंट के ऊपर कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? जब लोगों का एक्सीडेंट हुआ तो जो ज़्यादातर व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां डैमेज हो गई, और उन गाड़ियों के अंदर क्या है, टॉक्सिक मेटल्स हैं। टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि यहाँ पर लेड है, मरकरी है, कैडमियम है। तो इस प्रकार के जहरीले पदार्थ यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक हैं। इन गाड़ियों में ढेर सारा फ्यूल होता है, फ्लूइड होता है, जो कि बेसिकली यहाँ पर लीक करता है। जहाँ पे गाड़ी टकराई, जहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे वो सब फ्यूल वगैरह लीक होने लगता है, वो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है। फिर एट द लास्ट गाड़ी सही होती नहीं है, तो इससे क्या होता है, उसको स्क्रैपेज करवाया जाता है, उसको भंगार में डाला जाता है। आप स्क्रैपेज के देखोगे तो जब भंगार में डाला जाता है उसको कबाड़ बना दिया जाता है, तो भारत के अंदर कबाड़ इंक्रीज हो रहा है। और एस्टिमेशन देखोगे, एक अंदाज़ा देखोगे तो साल 2025 तक इंडिया के पास में लगभग 22.5 मिलियन के आसपास ऐसे व्हीकल्स होंगे जिनका अंत हो चुका होगा। तो मतलब ऐसे व्हीकलों का कबाड़ भारत के पास में अभी भी ढेर सारा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि इंडिया के पास में खुद एक स्क्रैपेज पॉलिसी चली रही है, वहाँ से कबाड़ इकट्ठा हो रहा है। दूसरा, इन एक्सीडेंट्स के माध्यम से ढेर सारा कबाड़ इकट्ठा हो रहा है। ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हुई। तो एनवायरमेंट के ऊपर कैसे नुकसान पहुँच रहा है ये बात आपको समझ में आई। फिर उसके बाद में इन्होंने और क्या कहने की कोशिश करी है कि हमारे पास में आज के समय पर प्रॉपर्ली फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम इन भंगार को, क्योंकि जो भी यहाँ पर व्हीकल, जो भी यहाँ पे गाड़ियाँ टूट फूट गई हैं, इनको स्क्रैपिंग करवा दी गई है, तो इनको रिसाइकिल किया जा सके ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं कि इनका वापस से यूज़ किया जा सके। इस वजह से यहाँ पर इनको हम लोग एनवायरनमेंट में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर क्या किया जाता है, इनको गड्ढा खोद कर दफना दिया जाता है इन सारे कबाड़ को। अब गड्ढा खोद के दफना दोगे तो उसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा क्या? मिट्टी भी तो खराब होगी, सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आती हैं। वो सारा भंगार वाटर तक, हमारे ग्राउंड वाटर तक पहुँचेगा, है ना। तो ये यहाँ पर आप देखोगे एक इस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है। फिर इन्होंने मेंशन किया है स्पीडिंग लिमिट्स के बारे में। रोड सेफ्टी और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं, ये दोनों के दोनों अपने आपस में लिंक करने वाले कॉन्सेप्ट हैं। आप रोड की सेफ्टी के ऊपर काम करोगे, आप एनवायरमेंट को बचा पाओगे, क्योंकि रोड की सेफ्टी अच्छी होगी, एक्सीडेंट कम होंगे, कोई भंगाड़ इकट्ठा नहीं होगा, कोई यहाँ पर व्हीकल का कबाड़ इकट्ठा नहीं होगा, तो हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान होगा ही नहीं, ना इंसान को नुकसान होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि रोड सेफ्टी और एनवायरमेंट दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना हमारे रोड क्रैशेस के अंदर, जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं भारत के अंदर, उसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर ये बताते हैं, वो फैक्टर है स्पीडिंग। लोगों ने यहाँ पर एक रफ्तार पकड़ रखी है।
लोगों के अंदर बहुत जल्दबाजी है आज के समय पर तुरंत तुरंत निकल जाना। पहले मैं जो स्टार्टिंग में वीडियोस डाला करता था, इन वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में एक छोटी छोटी क्लिप लगाया करता था ना, कई वायरल वीडियो की क्लिप लगाया करता था, तो उसमें यहाँ पर मैंने कई एक्सीडेंट तो मतलब पिछले महीने कवर करे हैं। तो वो बताया गया कि आप साल 2020 में अकेले देखोगे ना, तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से लगभग 91,000 के आसपास एक्सीडेंट हुए थे, 91,000 के आसपास एक्सीडेंट हुए थे 2020 में। कारण क्या था कि उनकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी। तो ये जो स्पीडिंग वाला केस है लगातार बढ़ता जा रहा है। स्पीडिंग की वजह से लगभग 60% के आसपास यहाँ पर हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स नज़र आ रहे हैं, और पिछले 5 सालों में ये डेटा काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आती है। और आप देखोगे ये प्रॉब्लम वाकई में है, क्योंकि जब हम लोग दूसरी कंट्रीज़ को देखते हैं तो उन्होंने स्पीड को घटाने के ऊपर काम किया है, और उसकी वजह से वहाँ पर एक सुधार आया है, इम्प्रूवमेंट आया है। राइटर ने एग्जाम्पल दिया यूरोप का। आप यूरोप में देखो, यूरोप का एक एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि यूरोप के अंदर क्या किया गया, एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया जहाँ पर जो व्हीकल की स्पीड है ना उसको कम कर दिया गया। उसको बेसिकली उसकी एक लिमिट रख दी गई कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे। मतलब यहाँ पर कुछ ना कोई स्पीड के ऊपर लिमिट लगा दिया गया, स्पीड को रिड्यूस कर दिया गया। तो पता है क्या चीज़ देखने को मिली, जब स्पीड गाड़ी की कम हो रही है तो फ्यूल की सेविंग हो रही है। यानी आपकी गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डीजल भरा हुआ है और आप गाड़ी तेज चला रहे हो, तो वो पेट्रोल डीजल उतनी ही तेज़ी से जल भी रहा है, और उतनी तेज़ी से जलेगा तो ढेर सारा पॉल्यूशन भी करेगा। और अगर गाड़ी की स्पीड कम है तो वो पेट्रोल धीरे धीरे जल रहा है, और धीरे धीरे जलेगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं फ्यूल को सेव कर रहा है, और इससे पोल्यूशन भी कम हो रहा है, एमिशंस भी कम हो रहा है। ये चीज़ ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेट कर दी गई है यूरोप के अंदर में। फिर उसके बाद में ऐसे ही एग्जाम्पल आपको एम्स्टर्डम का देखने को मिलेगा। एम्स्टर्डम के अंदर भी यहाँ पर एक सिमिलर स्टडी को कंडक्ट किया गया है। क्या स्टडी की गई है वहाँ पर, तो एम्स्टर्डम की जब आप स्टडी को देखोगे ना, तो इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया, जो स्पीड लिमिट है ना उसको लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने 100 किलोमीटर आवर की स्पीड को कम कर 80 किलोमीटर पर आवर तक पहुँचाया। तो पता है इससे क्या हुआ, इससे एयर क्वालिटी वहाँ पर इंप्रूव होने लगी। क्यों, क्योंकि जब पहले गाड़ी तेज़ी से चलने के लिए अलाउ की गई थी, गाड़ी तेज़ी से चल रही थी, तो इससे क्या हो रहा था, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि तेल ज़्यादा जल रहा था। क्योंकि सामने से आप देखोगे ना, मतलब आप कह सकते हो मान लो हवा भी चल रही है तो और ज़्यादा पावर लग रही है गाड़ी के अंदर, तो वो ज़्यादा तेल खाती है। ज़्यादा तेल खाने के चक्कर में ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करती है। लेकिन हमने क्या किया, स्पीड ही कम कर दी, 100 किलोमीटर से 80 किलोमीटर कर दी। यहाँ पे एयर की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, ये एक बेहतर फ़ायदा देखने को मिला। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की स्टडीज़ यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर करी गई। अब राइटर ने मेंशन किया है अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में कि हम लोग सर क्या क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने जो एक्सप्रेस वेज हैं उसको इम्प्रूव करना होगा, अपने जो यहाँ पर रोड्स हैं उनको इम्प्रूव करना होगा, है ना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बेसिकली आज के समय पर ग्रीन कॉरिडोर्स बना रही है जंगलों के ऊपर से, है ना। ग्रीन कॉरिडोर्स यहाँ पे बन रहे हैं, जंगलों के ऊपर से कह रहा हूँ, जो जंगलों के अंदर से रोड जा रही है उस रोड के ऊपर से यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं। इस प्रकार से काम किया जा रहा है ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा सकें, जो कि अच्छी बात है ना। हमारी सरकार यहाँ पर बेटर रोड कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आज के समय पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, कई रोड पर जो साइन लगे हुए होते हैं ना, पार्किंग यहाँ पे कर सकते हो, पार्किंग नहीं कर सकते हो, आगे खतरा है, इस प्रकार से बहुत सारे साइन आपने देखे होंगे रोड के ऊपर, वो साइन मिसिंग है। उन साइन में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं कि भाई यहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, इस प्रकार के बोर्ड लगे हुए होते हैं बहुत सारी जगह पर, ये आगे डेंजर है। लेकिन ऐसे बोर्ड की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है ना, वो बात हमें बताई गई। और अगर ये जो बोर्ड लगाए भी जा रहे हैं ना, तो जो बोर्ड है वो कहीं ना कहीं एस्बेस्टोस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और एस्बेस्टोस का इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है कि अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंट के अंदर। तो करना क्या होगा, वो जो बोर्ड्स हैं ना बेसिकली उनको हम लोग लॉन्ग लास्टिंग बोर्ड बना सकते हैं, हाई क्वालिटी के बोर्ड बना सकते हैं। इनमें जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो जहरीला नहीं होना चाहिए। जैसे आप इसमें यहाँ पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर वो बोर्ड ख़राब भी होता है तो आप उसको वापस से रिसाइकिल कर पाओगे, है ना। वहाँ पे उसका कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जो बोर्ड्स बन रहे हैं आज के समय पर उसके अंदर कुछ केमिकल्स का यूज़ हो रहा है जो कि नुकसानदायक हैं, तो उनकी जगह पर हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो चीज़ यहाँ पर रिसाइकेबल हो जाएंगी। और आपको इन बोर्ड्स को इंक्रीज़ करना होगा ताकि हम रोड एक्सीडेंट्स को यहाँ पर रोक सकें। रोड्स और एनवायरनमेंट
ये दोनों अगर आप अलग सोचकर चल रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने दोनों को साथ में लेकर चलना है। अगर रोड बिल्कुल सेफ होंगी तो हमारा एनवायरनमेंट भी यहाँ पर सेफ हो पाएगा। कनेक्शन कैसे बैठाया है राइटर ने वो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये बेसिकली आज के हमारे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर था। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से सिंपल भाषा में क्लियर हो चुकी हैं। नाउ अब फटाफट हम लोग आज की वोकैबलरीज को देखते हैं। आज की वोकैब क्या क्या है। तो आज का फर्स्ट वोकैब है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब होता है वेरी शॉक्ड या फिर सरप्राइज्ड कह सकते हो। फिर आता है दूसरा रिवाइटलाइज्ड। रिवाइटलाइज मतलब एक नई लाइफ कहना या फिर किसी चीज़ में एनर्जी डाल देना। फिर उसके बाद में तीसरा आता है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग मतलब स्ट्रॉन्ग है ना, मजबूत या स्टेडी कह सकते हो। कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ यहाँ पर मजबूती से खड़ा रहना। फिर आता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। अभी हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा होगा। फिर आती है बात फेबल्ड। फेबल्ड मतलब फेमस या फिर वेल नोन। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप कुछ वोकैब्स देख सकते हो जिनका डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ एडिटोरियल और हैं, ये काम के नहीं है। जैसे फ्राइडे होता है, फ्राइडे में हमेशा एक ओपिनियन पेज आता है ना। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या टिप्पणी करी है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो कहोगे ये डिस्कस नहीं करोगे कि सर इंपॉर्टेंट लग रहा है। भाई कल ही डिस्कस किया है मैंने ये वाला। कल वाला वीडियो ओपन करो, ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है और वीडियो के लास्ट में चले जाना। इलेक्शन कमिश्नर वाला एडिटोरियल मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, वहाँ पे आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी वजह से मैंने आज जो आपको मेंस का सवाल दिया है ना वो उसी टॉपिक पर दिया, ताकि आप वो कल वाले आर्टिकल को सुनकर आओ और उस मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। या फिर आपने अगर कल सुना है तो खुद से अटेम्प्ट करो, देखो आपने कितना सीखा है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे मतलब एडिटोरियल है। बाकी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर देखोगे तो एक छोटा सा आर्टिकल है, फटाफट इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखो दुनिया भर के अंदर काफ़ी सारी जगह पर नौकरियाँ जाती हुई नज़र आ रही हैं, जॉब्स जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। खासकर पिछले कुछ समय पर हमने देखा अमेजन, मेटा, इंटेल, ट्विटर, इन कंपनीज़ के अंदर में यहाँ पर जॉब्स काफ़ी कम हुई हैं या फिर लोगों को फायर कर दिया गया, हटा दिया गया है जॉब से। और खासकर ये हमने देखा है सितंबर अक्टूबर के महीने में 60,000 के आसपास यहाँ पे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। और खासकर ऑनलाइन वे में देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन वे में स्पेशली जो एडटेक इंडस्ट्री है, एडटेक मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्री है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो आज के समय पर ढेर सारे पढ़ाई लिखाई के प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। उन इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यह देखने को मिला है। क्योंकि देखो पेंडेमिक के समय पर, कोरोना के समय पर यह इंडस्ट्री ग्रो हो चुकी थी, बट अभी यहाँ पर चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। बाकी सारी ऑफलाइन सेशंस आज के समय पर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो रश है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। रश यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो नहीं रहा है इस टेक्नोलॉजी के अंदर में, एडटेक के अंदर में। दैट इज़ वाई आप यहाँ पर कह सकते हो कि आज के समय पर ढेर सारे लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं, कंपनियाँ भी बंद हो रही हैं। ठीक है ना, वो बात यहाँ पर स्पेशली बताई गई है। अगेन यहाँ पर कोई काम की ऐसी चीज़ है नहीं, लेकिन बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी तो मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दिया। अब सेशन को एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि एक स्टार्टिंग में एक आर्टिकल रह गया है, उसको भी कवर करेंगे। यहाँ पे क्या बात बताई गई है, नवंबर के महीने का जो जीएसटी रेवेन्यू है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो रेवेन्यू है नवंबर के महीने का, वो 11% से बढ़ता हुआ नज़र आया है। अगर आप पिछले साल का यानी साल 2021 का नवंबर का महीना देखोगे तो उसके कंपैरिजन में अब की बार 11% का बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन हमारे यहाँ पर अब की बार इस बार अक्टूबर के महीने में थोड़ा ज़्यादा रेवेन्यू था। अक्टूबर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कमाई हो पाई है जीएसटी के अंदर में, लेकिन आप कह सकते हो कि फिर भी नवंबर में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल के नवंबर के कंपैरिजन में। ठीक है ना, कितना कमाई हुई है तो 1,45,867 करोड़ रुपए कमाए गए हैं यहाँ पर इस जीएसटी के रेवेन्यू के तौर पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रेवेन्यू के तौर पर। आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ा रखा है, हर महीने यहाँ पर ये आता रहता है। पिछले महीने मैंने पढ़ाया हुआ है। पिछले महीने कब मिलेगा आपको, 2 अक्टूबर को मैंने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, आपको याद आएगा। ठीक है ना, तो इसमें कुछ खास बात ऐसी है नहीं, ये हर महीने चेंज होता रहता है यार, हर महीने आता है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ ये नंबर ध्यान रखो, और नंबर भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली, काम खत्म। पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, अब की बार नवंबर के मंथ में। चलो अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के सवाल को देखते हैं। आज का प्रीलिम का सवाल क्या बोलता है कि सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है आईएनएस अस्त्रधारिणी को लेकर, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। आईएनएस अस्त्रधारिणी बेसिकली एक टॉर्पीडो लॉन्च और रिकवरी वेसल देखने को मिलता है। ठीक है, चलो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। और शाम के सेशन को ज़रूर से अटेंड करना।